यूट्यूब चैनल पार्थ अकेडमी। मैं हूं श्वेता तिवारी एंड आज हम अपना मॉक टेस्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम मॉक टेस्ट सेकंड। मतलब मैंने इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट जो है वो आप वीडियो दे चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा जा करके। ठीक है, तो आज जो हमारा ये मॉक टेस्ट सेकंड है, इसमें पूरा मैंने साइंस के क्वेश्चंस रखे हैं। मैं मिक्सअप, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट वीडियो उसमें मिक्स क्वेश्चन है, उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, बट ये टोटली साइंस है। ठीक है, टोटल साइंस के इसमें मैंने क्वेश्चन रखे हैं, वही क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फॉर साइंस, ओके, हैशटैग लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा साइंस डेडिकेटेड है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनका रेशियो अच्छा खासा रहता है पेपर में, और मोस्टली बायो के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका। ठीक है, तो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस बायो के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं, तो आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए, जैसा कि हमारी जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार कई तरीके से पूछा जाता है, यही क्वेश्चन को कई बार आ चुका हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के कार्य किए जाते हैं। देखिए आपने बायो में पढ़ा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो ठीक है, दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं हमारे, तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इसका मतलब है कुछ इंडोक्राइन होंगी, कुछ एक्सोक्राइन होंगी, लेकिन इसमें से आपको ये बतानी है कि ऐसी ग्रंथि बतानी है जो दोनों काम करते हो, इंडो भी हो और एक्सो भी हो। ठीक है, देखिए इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इसे पूछा गया है कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कौन है, तो दोनों का जो काम करती है, इसमें से ये वाला जो आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास जो होता है वो दोनों के काम करता है। इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों के काम करती है, इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, इसको इसलिए दोनों ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। फिर हमारा जो पहला है प्यूस ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। सेकंड है थायराइड ग्रंथि, इसको क्या बोला जाता है, थायराइड ग्लैंड बोला जाता है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण होता है। ठीक है, और अधिवृक्क, इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, मैंने इंग्लिश भी बता दी ताकि आपको जो भी है वो ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पैनक्रियास है उसमें ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारी पैनक्रियास है ये क्या करता है, इसमें ऐसे ठीक है, इसमें इस तरीके से इसमें बहुत सारे हमारे जूस पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इनका पाचन बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो इनमें जैसे ये कुछ जूसेस पाए जाते हैं, तो ये लिख दूं मैं जूसेस, जिसमें होते हैं फॉर किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, और किसके लिए होता है, फैट के लिए होता है, और किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है। ठीक है, प्रोटीन के लिए। इसलिए इसको, इसके जो जूस होते हैं इसके अंदर जो ये स्रावित करता है अपना, उसकी किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होते हैं, फैट्स के लिए भी होते हैं और प्रोटीन के लिए भी होते हैं। इसलिए इसको कंप्लीट पचाने वाला रस भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा इस बात को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसके किसके चीजों को कंप्लीट बोला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है, फैट को भी करता है, प्रोटीन को भी करता है। और एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि इसमें जो ये हार्मोन कौन कौन से स्रावित करता है, इसको भी देख लीजिए। जो हार्मोन्स करता है ये, इसमें कौन कौन से, इंसुलिन हो गया।
ठीक है। तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन तो आपको पता है अगर ज़्यादा स्रावित होने लग जाता है हार्मोन तो क्या हो जाता है, हमको शुगर हो जाती है, ठीक है, इसी से होता है। तो ये भी पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो इंसुलिन होता है वो कौन सा जो हार्मोन होता है वो कौन स्रावित करता है, तो कौन करता है, पैनक्रियाज ही करता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हुई आपके इतने फैक्ट इसमें हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए। अंतःस्रावी मैंने बताया ना, दो टाइप की ग्रंथि होती है, इंडोक्राइन होती है और एक्सोक्राइन होती है। तो उसमें से आपको इंडोक्राइन बतानी है, इसमें सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है। तो देखिए, अग्नाशय, अभी आपको पता चल गया कि दोनों होती है, मिक्स ग्लैंड इसको बोला जाता है। इसका सेकंड है हमारे पीयूष ग्रंथि, मतलब पेट्यूटरी ग्लैंड। इसका सेकंड में, थर्ड है हमारे आउटी ग्रंथि, इसको जो है इसको बोला जाता है इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड। ओके, इसको बोला जाता है थायराइड ग्लैंड। और हमारा फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, इससे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये है आउटी ग्रंथि। इसको हिंदी में भी याद कर लीजिएगा और इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, इसको थायराइड ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है। इससे कौन सा हमारा हार्मोन स्रावित होता है, इससे हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और इसका ध्यान रखिएगा, इसकी ये क्या करता है, ये बैलेंस करता है किस चीज का, देखिए इस ये जो हार्मोन, इसके हार्मोन्स जो होते हैं ये इस तरीके से होते हैं कि हमारे क्या करता है, ये थायरॉक्सिन, ठीक है, मैं लिख देती हूँ थायरॉक्सिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। इसके बाद ये क्या क्या कंट्रोल करता है, ये हमारे जो मानसिक विकास होता है उसको नियंत्रण करता है। ऐसे नहीं होता कि जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा कम, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं मेच्योरिटी आती जाती है, तो यही कंट्रोल करता है इस चीज़ को, ठीक है। और जैसे हमारी जो हृदय गति होती है, मतलब हार्ट बीट, उसको भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। ये सब चीज़ें मैंने बोल दी है, तो आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सी ग्लैंड है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, तो कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है, ठीक है। चलिए, क्या करता है, पित्त रस का, बाइल जूस का, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बाइल जूस। ओके, देखिए कौन करता है बाइल जूस का स्राव, देखिए हृदय जानते हैं, तो क्या करता है, ये तो आप सबको पता है, माइंड, ओके, गुर्दा और यकृत, ठीक है। इनमें से बताइए, इसमें से चारों से कौन है, दोनों आप सारे जानते हैं, तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यकृत, ओके, लीवर। इसका ध्यान रखिएगा, इससे मैंने आपको अभी जो अपनी ट्रिक की वीडियो बताई थी उसमें मैंने ये बात बताई थी कि जो पित्त रस होता है अगर ये पीले कलर का होता है, ठीक है, ये कौन स्रावित करता है, यकृत करता है, गॉल ब्लैडर इसमें जाकर के स्टोर हुआ रहता है। और ये जो हमारे यहाँ से निकल के कितने कौन से कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और अगर ये जब ये हमारे रक्त में पहुंच जाता है, ठीक है, जब ये हमारे रक्त में पहुंच जाता है तब पूरा हमारा जो रक्त है वो पीले कलर का हो जाता है, पूरी बॉडी, पूरी जब भाई पूरा जो रक्त है वो पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, और ये जब बाइल जूस उसमें जाके पहुंच जाता है तो हमारा पूरी बॉडी क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है, जिससे हमको क्या कहा जाता है कि हमको जॉइंडिस हो गया, ठीक है, पीलिया हो गया, इस तरीके से बोला जाता है ना, तो इसी की वजह से बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो कौन पित्त रस का स्राव करता है, तो यकृत करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ही है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड कौन सी है, अग्नाशय है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ये भी आ गए कि सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछी जाए तो कौन है, यकृत है, और सेकंड दूसरी पूछी जाए तो सबसे बड़ी तो अग्नाशय है, मतलब पैनक्रियाज है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन ये हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ओके, बड़ी के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बड़ी तो कोई बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, लेकिन मैंने लिख रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से टिक कर देती हूँ कौन सा है। देखिए, बड़ी तो अक्सर लोग जानते हैं, देखिए फीमर, फीमर पता है ना, हम कहाँ पाए जाते, थाई में होती है हमारे, ठीक है, थाई बोन होती है ये, जो कि सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी यही हमारी हड्डी होती है। लेकिन सबसे छोटी पूछी गई क्वेश्चन में, तो जो आपके ये तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मैलियस, स्टेपीज एंड इंकस, ये जो होती है, ये तीनों जो पाई जाती हैं वो ईयर की होती है, किसकी होती है,
ईयर्स की होती, कान में पाई जाती, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं और तीनों के नाम मैंने लिख रखे हैं। तो इसमें सबसे जो छोटी होती है, इन तीनों में जो सबसे छोटी होती है वो होती है स्टेपीज। कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। तो ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है, सबसे छोटी बोन यही होती है। और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी बोन, तो सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? फीमर होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, इसे आपको सारे हो गए। अगर कान के तीनों पूछे जाए तो कौन कौन से? मैलियस होता है, स्टेपीज होती है और इनकस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? देखिए, मानव हृदय के बारे में पूछा जाता है कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको पार्ट्स बता दूं ऐसे, इस तरीके से, मैं हॉट तो नहीं बना पाऊंगी। जैसे ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, जो ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑरिकल्स। क्या बोला जाता है? ऑरिकल्स बोला जाता है। ओके, और जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स, ठीक है, इनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स और इनको ऊपर वाले को बोला जाता है ऑरिकल्स। और ये जो होता है ये होता है लेफ्ट साइड का, और ये होता है, सॉरी, ये लेफ्ट नहीं, राइट होता है, गलत बना दिया। तो आप जब इसको देखेंगे इस तरीके जो मैं बना रही हूँ, तो ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। ओके, और यही चीज यहाँ पे भी, राइट और लेफ्ट। इस चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमने बता दिया आपको कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऑरिकल। मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं तो हिंदी में इसको बोला जाता है आलिंद। क्या बोला जाता है? आलिंद। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखें, उसको बोला जाता है आलिंद। और नीचे वेंट्रिकल को बोला जाता है, हाँ, वेंट्रिकल को बोला जाता है निलय। क्या बोला जाता है? निलय। ओके, चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि 4 पार्ट में होता है हमारा जो मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है वो 4 पार्ट में होता है, जिसको ऊपर वाले को ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट में होते हैं, अभी राइट और लेफ्ट में होते हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, यही क्वेश्चन से पूछा गया है कि सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शंस में है दाहिना निलय, मतलब दाहिना मतलब राइट और निलय मतलब वेंट्रिकल। तो कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। बायां निलय मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। सी है दाहिना आलिंद और बायां आलिंद। तो मैंने आलिंद बता दिया ना, ऑर्टिकल। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होता है हमारा कौन सा? बायां आलिंद होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है बायां आलिंद, मतलब बोला जाता है लेफ्ट ऑरिकल। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होता है, ये ध्यान रखिए। मैंने आपको बता दिया ना कि 4 चैम्बर्ड होते हैं। हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कैसी होती है? 4 चैम्बर्ड होती है हार्ट की, ठीक है, 4 चैम्बर्ड होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होते हैं उसमें? तो 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड मैंने बना दिया ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, आंसू का पीएच मान क्या होता है? पीएच में क्वेश्चन बहुत बार आया है। पीएच, कभी ब्लड का पीएच पूछ लेंगे, आंसू का पूछ लेंगे, बॉडी का पीएच पूछ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं बता दूंगी आपको, अभी मैंने रखे भी हैं क्वेश्चन ऐसे, ताकि क्योंकि आए हुए क्वेश्चन मैंने जितने आपको करा रही हूँ सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं। ओके, चलिए, जो आंसू का पीएच पूछा गया है, तो आंसू का जो पीएच होता है वो लाई करता है 6.5 से लेकर के 7.6 पीएच तक। ओके, और पीएच अगर मैं बताऊं आपको, तो जो पीएच होता है वो 0 to, ऐसे बताते, रुकिए, देखिए ऐसे बताते हैं। जो पीएच होता है वो 0 to 14 वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी कितनी वैल्यू होती है? 14 वैल्यू होती है, इसके बीच में वैल्यू दी जाती है। देखिए, चलिए, अब अगर आप ध्यान रखिए, अगर हमारी वैल्यू 0 से 7 तक है, मतलब 7 से कम है,
6.9 तक मान लीजिए है, ठीक है, ऐसे बता देती हूँ, 6.0 to 6.9 है तो इसको बोला जाता है एसिडिक, ठीक है, कैसा पीएच है, एसिडिक पीएच है। और अगर वैल्यू 7 कर दी गई, ठीक है, अगर मान लीजिए 7 हो गई तो इसको बोला जाता है न्यूट्रल। क्या बोला जाता है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल बोला जाता है कि ना एसिडिक है ना बेसिक है। ओके, अगर आपकी वैल्यू, अगर पीएच की जो वैल्यू है वो 7 to 14 हो गई, 7 to 14 हो गई, मतलब 7 है तो न्यूट्रल, अगर 7 से 7.1 से लेकर के 14 हो गई तो इसको बोला जाता है, इसका मतलब जो पीएच है वो कैसा है, बेसिक है। ओके, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये चीजें हमारी होती है। पीएच समझ गए, वैल्यू कहाँ तक लाई करती है, 0 to 14 लाई करती है वैल्यू। अगर 0 to 6.9 है तो उसको बोला जाता है एसिडिक, अगर 7 है तो बोला जाता है न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। और अगर 7.1 से लेकर के 14 तक है तो बोला जाता है बेसिक। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही होता है। चलिए इसको मैं क्लियर कर दूँ, ये ठीक से क्लियर नहीं होगा आपको। चलिए मैं लिख देती हूँ दोबारा, 7.1 से लेकर के 14 है तो बेसिक बोला जाता है। चलिए ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आप आंसू का जो पीएच मान बता दिए, तो मैंने जो आपको ये लिख रखा है ना, ये 6.5 to 7.6 से लेकर इसका, ये किसका पीएच है, ये टीयर्स का पीएच है, ठीक है। कभी कभी जब आंसू गिरने लग जाए, जो थोड़ा मुंह में चले जाते रोते रोते रोते, तो थोड़ा लगता है ना, मैंने तो फिलहाल मैं जानती हूँ, आप लोग जानते कि नहीं मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। उसका क्या होता है, वो थोड़ा सा नमकीन नमकीन सा लगता है, ठीक है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये सही बता रही हूँ मैं। ओके, तो इसका जो पीएच है वो ये होता है 6.5 to 7.6 के बीच में लाई करता है। अब हमारे ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन मैंने इस तरीके रखे हैं कि देखिए, ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 6.5 से स्टार्ट है। ये भी नहीं हो सकता, ओके, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 7.6 तक ही इसका एंड है, तो ये नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन जो क्लियर है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा, 7.4। इस चीज को ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, ऐसे भी आ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, किसके बीच में लाई करता है, 6.5 to 7.6 के बीच में लाई करता है। चलिए, आई होप सो आपको पीएच का सारे चीजें क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज और समझ लीजिए, मैंने आपको अभी एक चीज नहीं बताई, पीएच तो आप समझ गए। पूछा जाता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसका पीएच बता दीजिए, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का पीएच बताइए, इसकी क्या पीएच वैल्यू होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 7 पॉइंट, मोस्टली 7 या 7.2 to 8 समथिंग, ठीक है। इतने तक अगर हमारी मतलब हमारी बॉडी का पीएच रहेगा तो हमारी बॉडी इस पीएच तक काम करती रहती है। मतलब अगर इससे कम हो जाती है तो थोड़ी सी डिसबैलेंस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो पूछा ये भी एक बार क्वेश्चन गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका पीएच भी आप बता दीजिए, ठीक है। तो ये होता है इसका पीएच 7.2 to 8.0, मतलब 8 तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रीमोलर दांतों का और मोलर दांतों के साथ का अनुपात बता दीजिए। देखिए, दांतों का अनुपात तो पूछा ही जाता है, तो कंफर्म है। ये तो मैंने 2 ही पूछे, मैं आपको चारों बता दूं। देखिए, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में। कौन कौन से, देखिए, इंसीजर बोलें, जो भी बोले, फिर कैनियंस, इंसीजर्स, कैनियंस, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, चीज को लिख लीजिएगा। चलिए मैं इसके हिंदी में लिख दूं जरा कि क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसको बोला जाता है, देखिए, इसको बोला जाता है, यहां से लिखती हूँ मैं, चवर्णक, ठीक है, इसको बोला जाता है अग्रचवर्णक। अब ये कहाँ कहाँ होता है ये मैं नहीं बता पाऊंगी, दिखाने पड़ेंगे उसके लिए, तो वो मैं काम नहीं करूंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा आप,
ठीक है। कैनियन जो होते हैं उसको बोला जाता है रत्नक, और इसको बोला जाता है कृंतक। ठीक है, वैसे कृंतक मतलब काटने वाले, मोस्टली ये आगे वाले ही होते हैं, कृंतक बोला जाता है। ठीक है, मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लिख दिया है, इंसिजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर। चलिए मैं आपको इनकी संख्या भी बता दूं कितने कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में। चलिए देखते हैं। जो इंसिजर होते हैं वो होते हैं 8, रत्नक होते हैं वो होते हैं 4, ये जो होते हैं ये भी होते हैं 8, और ये जो होते हैं ये होते हैं 12। ओके, कितने होते हैं? 8, 4, 8, 12। ओके, ये होते हैं इनकी जो संख्या है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, देखिए कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है। देखिए I C PM और M, इस तरीके से रेशियो पूछ लिया जाता है कि क्या ये चीजें होती है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या बोला जाता है, इसके कितने हैं? 8 हैं, इसके कितने हैं? 4 हैं, और इसके कितने हैं? 8 हैं, और इसके कितने हैं? 12 हैं। ओके, अगर मैं इसको कट करूँ, रेशियो तो आता है ना आपको, मैथ्स तो आ ही रही है, देखते हैं तो आपको मोस्टली आप पढ़ रहे होंगे। तो अगर मैं रेशियो इसको कट करूँ तो क्या निकल के आएगा हमारा रेशियो? ये आएगा 2:1, रेशियो 2:3। क्लियर है? ये रेशियो निकल के आएगा ना, तो ये डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आपको रेशियो दे दिया जाएगा, तो आपको इससे ध्यान रखिएगा, ये भी डायरेक्ट रेशियो दिया जाएगा, तो आप भी इसको क्लियर कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ये भी होता है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमारा प्रीमोलर और मोलर। तो प्रीमोलर और मोलर, इसका क्या हमारा है रेशियो? ये है 2:3 है। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शंस पे। तो 2:3, 1:2, 2:1 एंड 3:2। देखिए ये उल्टा है, ये सीधा है, तो क्या है? 2:3, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:3। अब क्लियर हो गई बात, कैसे क्वेश्चन आया, तो कैसे की चीजें मैंने साइड लिख दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट में दे दो, आप लिख लीजिए। चलिए ठीक है, आई होप सो आपने लिख लिया होगा, मैं बस बता दूं आपको। चलिए तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप्स, मतलब समस्थानिक, मतलब आइसोटोप्स को क्या बोला जाता है हिंदी में? इसको बोला जाता है समस्थानिक। ओके, समस्थानिक, समस्थानिक जानते हैं क्या होता है? मतलब आइसोटोप्स या समस्थानिक होता क्या है? इसका ये होता है कि इसका जो वो क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक नंबर वो तो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास डिफर रहेगा। तो मैं यहीं लिख दूं आपको, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिए। अब जैसे होता क्या है, देखिए मैं आपको कुछ आइसोटोप्स बता दूं, कार्बन के बता देती हूँ। देखिए कार्बन के क्या होते हैं? C6, यहाँ नहीं, ऐसे लिखा जाता है ना, ये तरीका होता है लिखने का, केमिस्ट्री भी आती है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे अगर लिख के आ जाए तो यही सही तरीका है लिखने का। 612, दूसरा होता है 613 और 614। ठीक है, तो इस तरीके से C14 भी, C13, C12 भी ऐसे लिख के आ जाता है, ध्यान रखिएगा ये होते हैं। तो देखिए ये सेम है ना, ये सेम दिख रहा है आपको, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफर है, यहाँ 12 है, ये 13 है, ये 14 है, तो इसको बोलते हैं हम समस्थानिक, मतलब आइसोटोप्स। चलिए अब ये क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ये हमारा हो जाएगा कोबाल्ट 60। ओके, चलिए इसका ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं आइसोटोप्स के ऊपर। ओके, ये रेडियो एक्टिव एक तत्व होता है, मतलब कोबाल्ट के बारे में तो जानते होंगे, ये एक ऐसा मतलब सॉरी वो होता है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी ना, तो उसमें इसका कोबाल्ट का कितना होता है? 27। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है 27 होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिएगा, तो ध्यान रखिएगा किसके लिए, और कैंसर के ट्यूमर के लिए इसका यूज
किया जाता है। और आपको जो यूरेनियम दिख रहा है, थोरियम दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो इसका जो यूरेनियम होता है ये भी एक मतलब कि वो है समस्थानिक है। तो इसका जो यूज़ किया जाता है वो मोस्टली जो चीज़ें यूज़ किया जाती है ये एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? एटॉमिक बॉम्ब में। हम लोग एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं, मतलब हम लोग नहीं बनाते हैं बट बनाया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है एटॉमिक बॉम्ब में किसका यूज़ किया गया है, तो यूरेनियम के ही काफ़ी आपको आइसोटोप्स दिखा दिए जाएंगे, तो आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें से बताइए कौन सा। यूरेनियम तो रहेगा उसमें लेकिन काफ़ी उसके समस्थानिक दे दिए जाएंगे आइसोटोप्स। तो आपको क्लियर, तो ध्यान रखिएगा 235 ही इसका होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन बहुत बार पढ़ा है। और विटामिन होते कितने टाइप्स के ये भी तो आपको पता होगा ना, ABCD है ना, बस वैसे ही होते हैं ABCDE, F नहीं होता, E के बाद हो जाता है K। इतने होते हैं हमारे विटामिन, कितने होते हैं ABCDEK, इतने होते हैं, क्लियर है। चलिए अब इसने पूछा गया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील बहुत इजी है, बस B और C को हटा दीजिए। ये जो होता है ये वाटर डिजोल्वर होते हैं, कि मतलब वाटर में डिजोल्व हो जाता है ये, ठीक है, फॉर वाटर। और जो जितने बचे ADE वो क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो बस हमें यही लगता है कि छोटा वाला याद करना चाहिए, B और C, ये ज़्यादा इजी लगता है। तो B और C याद कर लीजिए कि वाटर में घुलनशील है, ठीक है, मतलब जल में घुलनशील है। बाकी जो बचे वो कहाँ है, वसा में। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं ABDK, तो B आ गया तो इसको कट कर दीजिए, हो ही नहीं सकता। फिर DCKA है तो C आ गया ना, तो हो ही नहीं सकता। ADEK पे ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये जो है ये तो वाटर के लिए है, मैंने अभी बताया। तो वाटर के लिए पूछ लिया जाए तो B और C है, और फैट के लिए पूछ लिया जाए तो आपका ये है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया ना PS के क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसको ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। चलिए PS में समझा चुके हैं, बस इसको हमें बताना है आंसर। देखिए रुधिर का pH कितना होता है, रुधिर का मतलब रक्त का हमारा जो ब्लड है उसका pH कितना होता है। रुधिर को क्या बोला जाता है, ब्लड। ये तो कुछ बच्चों को ये नहीं पता है, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्लड। अब इसका पूछा कि इसका pH बता दीजिए, तो इसका जो pH होता है वो कैसे लाई करता है, 7352 754, ओके, ऐसा इतने के बीच में ये लाई करता है। तो अब ऑप्शंस में देख लीजिए कैसे कैसे आपको दिया है, तो कोई भी ऑप्शन क्लियर नहीं है, बस ऑप्शन डी के अलावा इसमें क्या है कि 7.3 to 7.5, तो ये ध्यान रखिएगा, यही इसके नियर बाई आंसर है। तो ये इसी तरीके से ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऐसे ध्यान रखिएगा। आपको क्या बताया मैंने कि जो रुधिर है, मतलब जो हमारा रक्त है, ब्लड है, वो क्या होता है, कैसा pH में अगर देखा जाए तो इसकी प्रकृति का नेचर कैसा है इसका, तो क्या है, बेसिक है। कैसा होता है, जो ब्लड होता है हमारा कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ब्लड भी कुछ बच्चे ने चखा होगा, ठीक है। तो बेसिक क्या होता है, ब्लड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों होता है मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो pH है उसका नेचर बेसिक होता है, जो ये लाई कर रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल बताइए। लाल रुधिर कणिकाओं का यहाँ में मतलब ये है RBC पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, RBC, ठीक है। कितने तरीके के हमारे ये ब्लड कॉर्पल्सेस होती हैं, कितनी होती हैं, एक होती है RBC, एक होती है WBC, और होती है क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये होती हैं। तो वैसे जब डेंगू वगैरह हो जाता है तो बोलते हैं प्लेटलेट्स घट चुकी हैं, ये वगैरह वगैरह, तो ये होता है। तो RBC और WBC जो होती हैं इनकी संख्या बहुत बार पूछा गया पेपर में। तो मैं बता दूं कि जो RBC है वो उसका जो जीवन काल होता है, मतलब उसका ड्यूरेशन जो होता है वो 120 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में। और जो WBC होता है उनका जीवन काल होता है 6 to 12, या फिर 10 to 12, या 14 भी लिख देते हैं कहीं कहीं पे, तो ध्यान रखिएगा, मैं कहीं लिख देती हूँ, जितने जैसे भी ऑप्शन आ जाए
तो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से इतने डेज का ड्यूरेशन होता है, इससे ज़्यादा ये नहीं रहती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसको क्या बोला जाता है, इसको हमारी बॉडी का सोल्जर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको भी लिख दूं मैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे रोगों से हमारी रक्षा पहले, सबसे पहले इसी यही आक्रमण से हम लोगों को बचाता है। जब इससे काम नहीं बनता है तब हमारे अंदर बीमारियों का एंटर होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। क्या, जो देखिए हमारे बॉडी में कई तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आप बता दीजिए कि, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा। तो ये क्वेश्चन क्या था कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड में होते हैं ना, ब्लड में ये पाया जाता है। देखिए कौन कौन पाया जाता है, जैसे आपका हो गया लोहा हो गया, मतलब लौ हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, मतलब ETC बहुत सारे ऐसे ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे इस तरीके से पाए जाते हैं, मतलब FeCuMn, मतलब मैग्नीज, ये सब होते हैं। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो नहीं पाए जाते। तो आपको मैंने बताया कि लोहा पाया जाता है, ठीक है, लोहा पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है Cu, ओके। क्रोमियम नहीं बताया मैंने, मैग्नीशियम बताया है ना, तो क्रोमियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम, ठीक है, कि क्रोमियम नहीं पाया जाता है, इसका आंसर क्या है, क्रोमियम, ठीक है। ये था हमारा आंसर, इसका मैंने बता दिया कौन कौन से पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए रासायनिक नाम बहुत पूछे जाते हैं, ओके। देखिए हम ऑप्शन से देखते हैं अभी, थायमिन, थायमिन किसका है, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और राइबोफ्लेविन। देखिए तो हमसे किसका पूछा गया, B2 का पूछा है। मोस्टली हम लोग B1 का याद करके चले जाते हैं, B2 का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं। तो जितने भी होते हैं, B के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। B1 हो गया, B2 हो गया, B12 हो गया, इस तरीके से। तो जो B2 होता है उसका, इसका आंसर ये है, रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, ओके। अब देखिए, अब ऑप्शन से देखते हैं, जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है थायमिन, ये किसका होता है, ये होता है विटामिन B1 का। किसका होता है, B1 का। रेटिनॉल किसका होता है, ये A का होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका होता है, ये C का होता है, विटामिन C का। और राइबोफ्लेविन मैंने आपको बता दिया। तो A, B, C आपने देख लिया। अब हम देखते हैं D का। विटामिन D, इसका क्या होता है, इसका होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, ओके। फिर इसके बाद मैंने कितने बताया, ABCDE बताया था। ई का देख लीजिए, इसका होता है टेकोफेरॉल, ओके। इसका क्या होता है, टेकोफेरॉल। इसके बाद हमारा क्या बचा लास्ट, के का क्या होता है, इसको बोला जाता है नेफ्थोक्विनोन, ओके। क्या होता है, नेफ्थोक्विनोन, ये ध्यान रखिएगा। इतने होते हैं, आपको सारे मैंने बता दिए, जितने भी मैंने आपको विटामिन बताए सबके मैंने रासायनिक नाम आपको लिख दिए, ठीक है। चलिए इसका एक मतलब, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ये दूसरा नाम भी इसका लिख के आ जाता है, तो दूसरा नाम भी ध्यान रखिए, मैं लिख दूं यहाँ पे, फिलोक्विनोन, ओके। ये भी होता है इसका, ध्यान रखिएगा। चलिए मैंने सब सारे लिखवा दिए आपको, देख लीजिए इतने, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। ये तो नेचुरल सी बात है, ये तो बताने की मुझे, ये फिनोमिना तो बहुत ही रियल भी है, अक्सर देखा जाता है, रोज देखा जाता है, ठीक है, ओके। तो प्याज के छिलके उतारने पे आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित क्या करता है, मतलब किस लिए आंसू आ जाते हैं, क्या ऐसा होता है उसमें। तो पूछा गया सल्फोनिक अम्ल,
सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ओके, ये 4 है, मतलब एसिड्स हैं। तो इसका मतलब ये क्या करता है, इससे तो बात क्लियर हो गई होगी कि ये एसिड ही निकालता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब बेस नहीं करता। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन में कभी कभी देखिए कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याज में क्या होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, तो सल्फर होता है। क्या होता है, सल्फर। तो सल्फर होता है, तो ये तो कट गए, ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, क्या होता है, सल्फर होता है, ध्यान रखिएगा। प्याज में क्या पाया जाता है, सल्फर। ठीक, चलिए, इसके बाद तो ये दोनों हो गए। अब ये आता है सल्फोनिक अम्ल और सल्फेनिक अम्ल। दोनों नाम सिमिलर हैं, बस इसमें फो है, इसमें फे है। तो इसका आंसर बहुत ही नियर बाय है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सल्फेनिक अम्ल होगा। ध्यान रखिएगा इसमें। और ये बात ध्यान रखें, अगर आपसे डायरेक्ट एलिमेंट से पूछा जाए, एसिड नहीं पूछा जाता आपसे, तो आप इसका आंसर क्या टिक करके आएंगे, सल्फर टिक करके आएंगे। अगर आपसे एसिड पूछ लिया जाए तो सल्फेनिक एसिड पूछ के करके आएंगे टिक। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आपकी जो मैंने सारे क्वेश्चन जितने रखे हैं वो बहुत अच्छे लेवल के रखे थे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा लिटमस विलियन। ये विलियन है, विलियन नहीं है। ठीक है, लिटमस विलियन एक बैगनी रंग का रंजक होता है, जिसे किससे प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं रिसिया, फ्यूनेरिया, लाइकेन और हाइड्रेट। ये हाइड्रेजिया है। ठीक है, हाइड्रेजिया, ये ऑप्शन है हमारे। तो वैसे तो मोस्टली बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है, इसका जो आंसर है लाइकेन। लाइकेन के बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोगों को पता होगी कि ये समुद्री वनस्पति होती है, और मतलब जब वो आने लगती है, सुनामी आने लग जाती है, तो इसका ये जब तैरने लग जाते हैं, ऊपर ऊपर आने लग जाते हैं पानी में, तो इससे पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली। तो एक टाइप ही सूचक भी होते हैं किसके, सुनामी आने के, मतलब सूचक बता देते हैं कि ये हमें कुछ हलचल हो रही है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो जो लाइकेन होते हैं, इनसे ही हमको क्या प्राप्त होता है, लिटमस प्राप्त होता है। और लिटमस के बारे में कहा जाता है, लिटमस आपको क्या बताता है, कि इससे आपको क्या पता चल जाता है कि लिटमस होता है, कि लिटमस पेपर होता है। जैसे हम लोग ने काफ़ी, जब हम लोग केमिस्ट्री में करते थे, मतलब जा करके लेबोरेटरी में जाते थे, जब सब चीज़ें करते थे, तो हम लोग को लिटमस दिया जाता था पता करने आने के लिए कि ये जो आपको ये एक सॉल्यूशन दे दिया जाता था, और कहा जाता था कि आप इसको चेक कीजिए कि ये क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो ये पता करने के लिए लिटमस पेपर का हम लोग यूज़ किया करते थे। तो देखिए, अगर जो हमको सॉल्यूशन दिया गया है, अगर वो एसिड हुआ, ठीक है, जो सॉल्यूशन अगर एसिड है, तो जो पेपर का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर बेस है तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये जो दोनों चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिक में कैसा कलर होता है लिटमस पेपर का, ब्लू होता है, और एसिड में कैसा होता है, रेड होता है। ऐसे भी क्वेश्चन कई तरीके से, देखिए इसको काफी वेरिएंट्स है क्वेश्चन में। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अगर कोई अम्लीय सॉल्यूशन आपको दे दिया गया, ठीक है, तो आप अगर नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग अम्ल में डालते हैं तो पेपर का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो जब नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, तो इसका पता चल जाएगा ना कि वो एसिड है। और अगर बेस में डालेंगे, अब बेस में अगर रेड डालेंगे तो ब्लू डालेंगे, बेस में अगर हम लोग ब्लू डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू ही कर देता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। बस अगर आपने 2 चीज याद रखी, रेड और ब्लू, ठीक है, तो इसी से सारी चीजें क्लियर हो जाती। बस इसको कंसंट्रेशन रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके से पूछते हैं। क्या विलियन दिया गया, किसमें पहचानना है, क्या डाला गया, किस तरीके से डाला गया है, कौन सा कलर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, ये थे हमारे जो आज के हमारे मॉक टेस्ट के पूरा का पूरा। ये साइंस पे मैंने बेस रखा था, क्योंकि साइंस का रेशियो बहुत अच्छा खासा होता है एग्जाम में। तो ठीक है, तो ये था हमारा मॉक टेस्ट। इसके जो पहले वाला मॉक टेस्ट था वो मिक्सअप क्वेश्चन के थे, उसमें सारे मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे थे। इसके बाद जो आपके मैं मॉक टेस्ट कराऊंगी वो हिंदी का मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि हिंदी का भी रेशियो बहुत अच्छा खासा, उसमें 15 मार्क्स की हिंदी आ रही है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो उसी बेसिस पे मैं सारे क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। तो ये आपके सारे मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट जरूर से जरूर इसको अटेंड किया कीजिए, क्योंकि जिससे क्या होता है, देखिए मैं आपको क्या करवा रही हूँ, मैं आपको
ऑप्शंस भी क्लियर कराती हूँ, हर एक ऑप्शन से आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अपने क्वेश्चन रिपीट करता है, तो जाहिर सी बात है कि भले वो क्वेश्चन रिपीट ना कर दे, ऑप्शन से ही बना दे क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हमारी आज की, हमारा मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स जो आ रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच सके मॉक टेस्ट, ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट, ताकि उनके रिवीजन बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, ये रिवीजन ही चल रहा है, क्योंकि इतने कम टाइम में बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो सकते हैं, तो बस मैंने आपको रिवीजन ही कराने के उद्देश्य से आपको ये चीज़ें कराई जा रही हैं। चलिए, अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।